सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने इंडियन इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर जो इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो ये अपनी बुक का आई थिंक पेज नंबर 72 है। एमसीक्यूज नहीं डिस्कस करेंगे, विल स्ट्रेट अवे कम टू द क्वेश्चंस। एमसीक्यूज जैसे कि हमने आपसे कहा था जब हम लोग सीयूटी के लिए स्पेसिफिकली करेंगे तब हम लोग करेंगे डिस्कस। चलिए स्टार्ट किया जाए। इसमें हम लोग को सीखना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे जा सकते हैं, उसका भी एक आइडिया अपने को लग जाएगा। देखिए इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस हमने इंक्लूड किया है। कुछ एमसीक्यूज, कुछ असर्शन रीजन, फिर उसके बाद देयर इज सेक्शन सी विच इज ट्रू एंड फॉल्स, देन देयर इज फिल इन द ब्लैंक्स, और फिर उसके बाद कुछ 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई द मॉडर्न इंडस्ट्री विच वॉज इन ऑपरेशन इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। कौन सी इंडस्ट्रीज थी जो कि इन ऑपरेशन थी? जूट, आयरन, स्टील, शुगर, ऑल ऑफ दीज। कौन सा? ऑल ऑफ दीज। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेमोग्राफिक कंडीशंस। नॉट ट्रू। पुअर हेल्थ फैसिलिटीज थी, ट्रू। हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, ट्रू। हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ट्रू। नॉट ट्रू कौन सा हो गया? हाई लिटरेसी रेट। Assertion reason, the handicraft industry started decaying in the Indian economy. Correct. The beginning of British rule implied the end of princely courts. प्रिंसली कोर्ट्स जो थे आपके वो बेसिकली ब्रिटिशर्स के अंडर में आते थे, यानी जो ब्रिटिश कोर्ट्स होते थे उन्हीं को कहते थे प्रिंसली कोर्ट्स। तो द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश रूल इम्प्लाइड द एंड ऑफ प्रिंसली कोर्ट्स। नहीं, दिस इज ये राजा महाराजाओं वाले कोर्ट्स हुए। ये राजा महाराजाओं वाले कोर्ट्स को कहा जाएगा मे बी। सॉरी, प्रिंसली, आप लोग सही कह रहे हैं, प्रिंसली कोर्ट्स मस्ट बी वही अपना राजा महाराजाओं वाले जो कोर्ट्स थे, प्रिंसली कोर्ट्स। हाँ वही प्रिंस, मतलब वही हो गया आपका राजा महाराजा वाला ही है। तो ब्रिटिश रूल के आने से जो प्रिंसली कोर्ट्स था उनका सिस्टम एंड हो गया, ये भी सही है। लेकिन क्या रीजनिंग कहीं से भी असर्शन से कनेक्टेड है? नहीं। तो फिर बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट क्या आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का? नहीं, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट, assertion reason, the opening of Suez Canal significantly increased the cost of transportation between Britain and India. It increased the cost of transportation? नहीं, it decreased. तो assertion is false। तो reason को चेक करने का A is false। तो ये देखो है both A and R are true, both A and R are true, A is true, R is false, A is false। तो basically R true ही होगा। The canal served as a direct route for the ships. Yes। हालांकि हम लोग यहीं से जज कर लिए थे ना, ए इज फॉल्स एक ही में लिखा हुआ था, वहीं से जज कर लिया था हम लोग ने। ह्यूज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस वर इनकर्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू मैनेज देयर कॉलोनियल रूल इन इंडिया। होता था, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा थे, उनकी सैलरी वगैरह थी। ह्यूज एक्सपेंसेस वर इनकर्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू फाइट वॉर्स इन परसूट ऑफ देयर पॉलिसी ऑफ इंपेरियलिज्म। इंपेरियलिज्म का मतलब वही राजा महाराजा वाला जो सिस्टम था, यानी एक तरीके से डिक्टेटरशिप वाला सिस्टम। तो ह्यूज एक्सपेंसेस वर इनकर्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू फाइट वॉर्स इन परसूट ऑफ देयर पॉलिसी ऑफ इंपेरियलिज्म। वॉर्स वगैरह काफी लड़ने पड़ रहे थे, इसके लिए काफी खर्चे उनको करने पड़ रहे थे। यस, ये भी सही है। लेकिन क्या है, दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं? नहीं। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट, सेक्शन सी, स्टेट ट्रू और फॉल्स। India was an importer of primary products and an exporter of finished goods during British rule. India एक importer है primary products का और एक exporter है finished goods का। True या false? False।
बिकॉज ये ठीक उल्टा था. इट वॉज एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स. VKRV राव वॉज द इकोनॉमिस्ट हुज एस्टिमेट्स, जिसको हम लोग सही मानते हैं, दे आर कंसिडर्ड टू बी सिग्निफिकेंट. ट्रू. VKRV के ही एस्टिमेट्स को ज्यादा हम लोग सिग्निफिकेंट मानते हैं. अंडर ब्रिटिश रूल डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी वॉज परस्यूड. डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, ये शब्द पढ़ा ना भी हम लोगों ने, तो ये क्या है? ट्रू. 218 per thousand, ये हम लोग का फैक्ट गलत दिया हुआ था, फिर इसको हम लोगों ने सही किया. अच्छा नहीं, टू प्रोटेक्ट इंडियन इंडस्ट्रीज, तो ये क्या हो गया? फॉल्स. 218 per thousand was the infant mortality rate, यही infant mortality rate था. True. On the eve of independence, only heavy and basic industries were developed in the Indian economy. False. Why? Why? Because heavy industries were not developed much. Basic industries तो थी, लेकिन heavy industries बहुत ज्यादा develop नहीं हुई थी. अच्छा, dash refers to per head income earned by the residents of an economy. Per capita income. Per capita income. Dash industry was adversely affected due to partition. जूट या शुगर? जूट. क्यों? जूट वाला रीजन वही सुंदरबंस में जो था वो चला गया. लैंड होल्डिंग एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वर स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड. डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. तो अगर आपको स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर बताना है तो क्या बताओगे? देयर वॉज लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, लैक ऑफ हेवी गुड्स इंडस्ट्री, फिर लेस कॉन्ट्रीब्यूशन टू वही लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट. What was the state of Indian economy before the arrival of British and after the arrival of British? ये अच्छा, ये 2 नंबर का कोई खास सवाल बनता नहीं है. तो अगर आपको फिर भी इसको आंसर करना हो तो ये 2 नंबर का ऐसा सवाल नहीं है, आपसे कम से कम 4 नंबर का पूछेगा. तो बिफोर दी ब्रिटिशर्स क्या किसकी पोजीशन थी, आफ्टर द ब्रिटिशर्स, इसमें आपको पता है क्या लिख सकते हो आप लोग? जो उसके पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस थे बिफोर एंड आफ्टर द अराइवल में, एक उसके पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस लिखे जा सकते हैं कि इनके अराइवल के बाद ये सारे पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस आ गए, ये लिखा जा सकता है. फिर भी एक बार सजेस्टेड आंसर्स में देखते हैं. क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 9 नहीं, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये आगे पीछे हो गया होगा. सभी के सॉल्यूशंस आगे पीछे हो गए हैं क्या? मतलब फर्स्ट चैप्टर के सॉल्यूशंस इसमें नहीं है? ठीक है. ये एक बुक प्रिंटिंग के दौरान हमने जो इसका पढ़ा था, यानी हमने जो इसका एक प्रिंट आउट पढ़ा था, हमने आपको एक बार दिखाया भी था जिस दिन हुआ था, तो उसमें सही था. वही होता है फाइनल प्रिंटिंग के दौरान फिर से कुछ उसमें एडिटिंग के अंदर में गड़बड़ा गया है, मेजर मिस्टेक. बट कोई बात नहीं है, फर्स्ट चैप्टर का नहीं है, सेकंड से आपको फिर मिल जाएगा. सेकंड वाला आपको फर्स्ट में मिलेगा, थर्ड वाला सेकंड में आंसर मिल जाएगा, फोर्थ वाला आपको थर्ड में मिल जाएगा. थोड़ा जुगाड़ करके पढ़ना पड़ेगा स्टूडेंट्स. खैर, अगर आपको इसमें लिखना हो, देखिए, अगर आपको इसमें लिखना हो कि बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिश एंड आफ्टर द अराइवल ऑफ ब्रिटिश क्या सिचुएशन था, तो आप यहां पे क्या लिख सकते हो बताओ? सही है. बिल्कुल ऐसे करके भी लिख सकते हैं इसको कि बिफोर और आफ्टर में क्या सिचुएशन थी. पहले इंडिया का, इसको देखो ऐसे भी कर सकते हैं कि आप पूरा हेडवाइज रिकॉल कर लो. पहले इंडिया के एग्रीकल्चर का बताना था, फिर इंडिया के इंडस्ट्रियल सेक्टर का बताना है, फिर इंडिया के ट्रेड पोजीशन का बताना है.
अब ट्रेड में उतने ज़्यादा पॉइंटर्स नहीं भी हैं, तो फिर आप एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर का तो बता ही सकते हो ना, कि बिफोर इंडिपेंडेंस इंडियन एग्रीकल्चर वॉज purely commercialized. There was existence of zamindari system. After independence zamindari system was abolished. ठीक है, before independence, अच्छा before the arrival of British and after the arrival of British. तो फिर before the arrival of British commercialization नहीं था हमारे एग्रीकल्चर में, लेकिन after the arrival of British commercialization हो गया. बिफोर दी अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, जैसे हैंडीक्राफ्ट्स का एक पॉइंट का था, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बड़ी अच्छी थी, लेकिन आफ्टर द अराइवल ऑफ ब्रिटिश हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय होगी. बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिश, अब इसमें वर्ल्ड ट्रेड वाला भी कह सकते हैं, हमारा जो ट्रेड था वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड था, हम लोग एक मेजर पार्टिसिपेशन करते थे वर्ल्ड ट्रेड में. लेकिन आफ्टर द अराइवल ऑफ ब्रिटिश आवर ट्रेड वॉज कन्फाइंड ओनली टू ब्रिटेन, हमारा ट्रेडिंग केवल ब्रिटेन के साथ में ही सीमित रह गया. Introduction of railways before the arrival of British, infrastructure was not much developed, but after the arrival of British infrastructure was, कह सकते हैं. मतलब ये 3-4 पॉइंटर्स मेन अपने बन गए, बाकी इसके बाद हम लोग जितना चाहें और बना सकते हैं. तो आप इसको ऐसे ही करके लिख सकते हो, एक एग्रीकल्चर का, एक इंडस्ट्रीज का और एक ट्रेडिंग का. What were the main causes of India's agricultural stagnation? इंडिया के एग्रीकल्चरल स्टैग्नेशन का मेन कारण क्या था? वो सारे जमींदारी सिस्टम, कमर्शियलाइजेशन, लैंड सेटलमेंट, वो लैंड सेटलमेंट जमींदारी हो गया, तो पार्टीशन ऑफ लैंड. तीसरा एक कारण कह सकते हैं हम लोग पार्टीशन ऑफ लैंड वाला. और भी कुछ कुछ पॉइंट्स थे, हमने आपको मेन नोट्स में लिखवाया था, जिसमें लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, ये सब था. अगर 4-5 नंबर का आ जाए, हालांकि अब वैसे ज़्यादा सवाल आते नहीं है, वैसा जब भी आए तो आप उसमें लिख सकते हो. What was the impact of development? What was the impact of development and construction of railways by the British rulers on Indian economy? क्या impact था development and construction of railways का? हाँ, जो exports थे वो और ज़्यादा easy हो गए. Goods could be easily transferred from the Indian mainland to the ports. Ports तक उसको आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता था. अच्छा, रेलवेज का एक और बहुत सोशल इम्पैक्ट था, बहुत बड़ा सोशल इम्पैक्ट था. इट हेल्प्ड इन क्रिएटिंग इक्वालिटी. इट रिमूव्ड द बैरियर्स अमंग द पीपल. उसने बैरियर को कम कर दिया. रेलवेज के कारण अब हर कोई एक ही जगह पे बैठता था, एक साथ बैठता था, तो उससे जो डिवीजन था लोगों के बीच का वो कम हो गया. इससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत तेजी से हुआ इंडिया के अंदर में. ये सब कुछ 2-3 पॉइंटर्स हैं, ये जो कि आप इसमें लिख सकते हैं. ठीक है. कमेंट अपॉन एनी 2 सेलिएंट फीचर्स ऑफ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर. बताओ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में कोई 2 पॉइंट बताओ. अरे, मेजॉरिटी ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ people were employed in agriculture. Around 70 to 75% were engaged in agriculture. हाँ, slowly the workforce started shifting from agriculture to tertiary. ठीक है. स्पेसिफिकली इन कुछ कुछ जो स्टेट्स का नाम आपको याद है, केरला, मध्य प्रदेश वगैरह, नहीं मध्य प्रदेश नहीं, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र. ठीक है. और क्या ऑब्जेक्टिव्स थे डेवलपिंग रेलवेज के, वो आप बता दीजिएगा. इसके लिए वही जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ब्रिटिशर्स फॉर डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो पूरा का पूरा पॉइंटर आप इसमें लिख सकते हो. समझ गए? तो घुमा फिरा के आपको लिखना वही जवाब है, बस उसको पूछने का तरीका आपका चेंज हो सकता है. ठीक है यहां तक? चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं स्टूडेंट्स, और सेकंड चैप्टर का फिर रिवीजन करेंगे. एक बार आप लोग खुद से ज़रूर से पढ़िएगा इसको. ओके, थैंक यू लफी, बाय बाय.